Hello, I welcome you all to the Civil Point Institute Indore. My name is Prabhav Sharma और I am the faculty of the Civil Point Institute Indore. तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कुछ इस तरीके से कवर करेंगे कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम कवर कर लें, कोई भी चीज़ ना छूटे, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 5 से 6 घंटे में हम सारा फ्लूइड को खत्म कर दें और जो भी यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार हम एक रिकैप कर लें। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से छूते हुए सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम देखे जाएं तो फ्लूइड मैकेनिक्स काफी बड़ा सब्जेक्ट है। 5 से 6 घंटे में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 घंटे में इसको कवर करें। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको हम इसमें कवर करें। अगर आप कोई भी स्टेट ए या जेई के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रिपरेशन के लिए आपके ये लेक्चर बहुत ही काम का साबित होगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करते ना हुए सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा एक बेस बनाने की कोशिश करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है और उसके बाद जो भी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के अंदर ही आ जाता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स आया कैसे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स का सब पार्ट है। अगर आप मैकेनिक्स की बात करोगे तो टोटल 3 तरीके की मैकेनिक्स होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की मैकेनिक्स होती हैं। सबसे पहले आपकी होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर आपकी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एक आपकी होती है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हमें अब यहाँ पे डील करना है किसके साथ? फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। ठीक है, चलिए, तो हम सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसको और जो इसकी ब्रांचेज हैं उसके बारे में समझेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की, ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वाटर, विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वाटर। तो बेसिकली यहाँ पे पानी के ऊपर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से पानी में जो भी डिफॉर्मेशन आ रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पानी ये आपका मान लीजिए वाटर है, वाटर के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो इसके ऊपर जो भी डिफॉर्मेशन आई ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मेशन में जो भी डिफॉर्मेशन आई, इस चेंजेस की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, कितनी फोर्स लगी, कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना स्ट्रेन आया, कितना स्ट्रेस आया, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली जो होती है वो 3 तरीके की हमको पढ़नी होती है। ठीक है, तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करें तो इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा ही मैं आपका बेस बनाने के लिए सब बातें बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएंगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी जो होती है वो 3 तरीके की होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली आपकी होती है स्टैटिक। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स हो जाती हैं। ठीक है, एक स्टैटिक हो जाएगी, एक काइनेटिक हो जाएगी, एक डायनेमिक्स हो जाएगी, तो ये सारी आपकी इसके अंदर की यूनिट भी हो जाएंगी। दूसरा आपका क्या है? काइनेमेटिक्स। और तीसरा आपका क्या हो जाता है? डायनेमिक्स। तो ये 3 यूनिट होती हैं फ्लूइड की। अब स्टैटिक का मतलब क्या है? जब पानी आपका आराम कर रहा है, यानी एट रेस्ट है, वाटर एट रेस्ट, यानी स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर पानी का जब हम, अगर आपका जो पानी है वो एकदम स्थिर है और उसकी जगह हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक। इसको हम क्या बोल देंगे? स्टैटिक। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पानी को जब वो चल रहा है ना, पानी जो है अगर वो चल रहा है, ठीक है, पर प्रेशर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वाटर इन मोशन बट प्रेशर इज नॉट कंसीडर्ड, बट
प्रेशर नॉट कंसीडर्ड। इसको मैं थोड़ा सा आपको और डीप में बताऊंगा जब ये पूरी यूनिट्स आएंगी, तो और डीप में बताऊंगा। और जब आपका व्हेन प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक्स, व्हेन प्रेशर फोर्स इज कंसीडर। देखिए क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स आपके तीन तरीके के हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और डायनामिक। अगर हम स्टैटिक की बात करेंगे तो स्टैटिक में क्या है, पानी जो है वो स्थिर है। पानी, शांत पानी की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी जो है हमारा चल रहा है, जैसे आपने पानी को धक्का दिया, ठीक है, तो पानी चलने लगा, तो चलते हुए पानी की तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपने जितना धक्का दिया था उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कार है, ठीक है, कार को आपने पीछे से धक्का दिया, ठीक है, आपने पीछे से इसको धक्का दिया कार को, तो ये कार जो थी वो मूव करने लगी। तो ये जो मूवमेंट है ना कार की, इसकी तो स्टडी हम कर रहे हैं, पर जो आपने धक्का दिया था, कितनी फोर्स लगाई थी, उन सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड काइनेटिक्स। लेकिन जो आपने धक्का दिया, तो धक्के देने की वजह से आपने कितनी फोर्स लगाई, अगर उसको भी हम कंसीडर कर स्टडी करें तो उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी जो फोर्स लग रही है पानी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उसको स्टडी की जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। अगर जो फोर्स हमने लगाई पानी को आगे बढ़ाने के लिए उसको कंसीडर ना किया जाए तो उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। तो व्हेन फोर्स इज कंसीडर्ड उसको हम बोलेंगे काइनेटिक्स, जब फोर्स कंसीडर की जाए तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स, जब फोर्स कंसीडर ना की जाए तो उसको हम बोल देंगे काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको समझा, और ये आपका बेसिक भी हो जाता है। तीन तरीके के फ्लूइड मैकेनिक्स होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और डायनेमिक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, मेनली जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड का क्या मतलब होता है, ठीक है। मेनली जो हमारा शुरुआत है वो यहीं से होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड का क्या मतलब होता है। तो जो भी चीज बह पाए उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। जो भी चीज बह पाए उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लूइड। तो एनीथिंग which has tendency to flow is known as fluid. Anything which has tendency to flow। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर बहुत मतलब लेक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन होता है स्पीड को कम करने का, तो वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा हमें जल्दी कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा इसे। तो एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। जिसके पास भी बहने की क्षमता होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। अब फ्लूइड को ना हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फ्लूइड को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होती है आपका लिक्विड और एक होता है आपका गैस। फ्लूइड सिर्फ दो ही तरीके का हो सकता है, या तो लिक्विड या तो गैस, ठीक है। फ्लूइड सिर्फ दो ही तरीके का होता है, या तो लिक्विड या तो गैस। तो लिक्विड जो होता है वो विजिबल होता है, और जो गैस होती है वो विजिबल नहीं होती, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। जो गैस होती है वो विजिबल नहीं होती। तो बस बेसिक आपको यही समझना है कि जो भी बहने की क्षमता रखता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। दो तरीके का फ्लूइड होता है, लिक्विड और गैस। लिक्विड विजिबल होती है, गैस नॉट विजिबल होती है, सिंपल, ठीक है। लिक्विड जो है आपकी वो विजिबल होती है, और जो आपकी गैस है वो नॉट विजिबल होती है। चलिए, तो ये आपकी बात हो गई किसके बारे में, फ्लूइड के बारे में, ठीक। अब सब मैं कुछ आपको बेसिक बेसिक पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपको बताता जाता हूँ। तो जो फ्लूइड होता है ना, उसमें क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस जो होगा, सॉरी जो स्ट्रेस होगा, हाँ, या शेयर स्ट्रेस भी हम बोल सकते हैं, जो शेयर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज ऑफ स्ट्रेन के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूजन हमें, यहाँ पे क्या हो जाता है हमें कंफ्यूजन। तो क्या होता है इन फ्लूइड, जो आपका स्ट्रेस होगा बेसिकली शेयर स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब फ्लूइड होता है ऐसे तो स्ट्रेस हमेशा पैरेलल लगता है। ये उसका सरफेस है, तो सरफेस की ये पैरेलल लग रहा है स्ट्रेस। अगर आप यहाँ से ऊपर से इसको धक्का देंगे, मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी के ऊपर आप स्ट्रेस लगाओगे और ये उसका तला है नदी का, तो तले के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेस है फ्लूइड में, जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ स्ट्रेन। तो चेंज ऑफ स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चेंज ऑफ स्ट्रेन के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आपका ये फ्लूइड है, ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट था और यहां से आपने स्ट्रेस लगाया, यहां मान लीजिए ये बी पॉइंट था,
तो जब आप स्ट्रेस लगाओगे तो ये बी पॉइंट बी डैश पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ी ज्यादा डीप में हम नहीं जाते, आप यही समझ लो बस कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज ऑफ स्ट्रेन के। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, और एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि फ्लूइड एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ा भी स्ट्रेस को क्या कर सकता है, सहन नहीं कर सकता। ठीक है, फ्लूइड क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर which cannot sustain even small shear। ठीक है, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो थोड़ा भी शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता, दैट कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस इवन अंडर स्मॉल शेयर। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए पानी है, यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो पानी क्या है, ये आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा पानी। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी पानी में स्ट्रेस लगा रहे हो ना तो वो डिफॉर्म हो जाता है। पानी जो है वो थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस को नहीं सह सकता। अगर कहीं पे भी पानी भरा, अगर आपने हाथ मारा तो वो पानी आगे चला जाएगा, है ना, तो आप उसको छुओगे भी पानी को तो पानी आगे चला जाएगा। तो यानी थोड़ा सा भी स्ट्रेस को वो सह नहीं पाता। थोड़ा सा भी अगर आप उसमें स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका पानी है उसमें आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया तो उसमें क्या आ जा रहा है, डिफॉर्मेशन आ जा रहा है। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस वो सहन नहीं कर पा रहा है, और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें तो क्लियर हो जाए। मान लीजिए वाटर है, वाटर का ये हमने एलिमेंट लिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स बनाएं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स बनाएं, तो मान लीजिए आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका ए डैश पॉइंट है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मान लीजिए आपने लगाई शेयर फोर्स, ठीक है, यहाँ से आपने लगाई फोर्स, शेयर फोर्स लगाई, तो अब क्या होगा कि आपका जो ए पॉइंट है ये कहाँ पहुंच जाएगा, बी डैश पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और ये जो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपने अगर शेयर फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे ये बी डैश पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और इसी तरीके से आगे जो होगा यहाँ पे ये सी डैश पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा। तो जो ऊपर वाली लेयर है, जो टॉप लेयर है, उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें एंगल बनाएं, अगर हम इसमें एंगल बनाए तो ये मान लीजिए फाई है। ठीक है, तो जो फाई है वो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, यानी ऊपर वाली लेयर में शेयर स्ट्रेस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, देखिए, और एक और आप यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप फाई की बात करें, ये फाई 1 है अगर मान लीजिए, और ये आपका फाई 2 है, और ये आपका फाई 3 है, और ये आपका फाई 4 है। तो जो आपका फाई 1 है वो छोटा है किससे, फाई 2 से, वो छोटा है किससे, फाई 3 से, और वो छोटा है किससे, फाई 4 से। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर के जो डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा है किससे, नीचे के डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका डिफॉर्मेशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ से पता होना चाहिए कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इसका ये जो मैंने ऊपर लिखा ना, यही लिखा हुआ है कि आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ आप लिख सकते हो शेयर स्ट्रेस is directly proportional to rate of change of shear strain। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की लेयर है ना उसमें शेयर स्ट्रेस अगर आप लगा रहे हो तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा,
और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, देखिए आप ये सब पढ़ना वढ़ना तो ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा कि अगर कहीं पे पानी भरा है और अगर आपने इसके अंदर हाथ डाला अपना और इसको डिफॉर्म करने की कोशिश की, आगे हाथ बढ़ाया, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसका पानी ज्यादा उछलता है, पर जो नीचे वाली लेयर है उसका पानी आप उछाल सकते हो क्या? नहीं उछाल सकते, क्योंकि उसका सेल्फ वेट भी इतना ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा है। खैर उतना डीप में हमें नहीं जाना, बस आप इतना ही समझो, प्रैक्टिकलिटी से सिर्फ आप इतना ही समझो कि जब आप पानी को हाथ से मारते हो, जैसे आपने नदी में हाथ मारा होगा कभी, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, जो नीचे लेयर है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता उतना ज्यादा। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाओगे, डिफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, ऊपर वाली लेयर में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, नीचे वाली लेयर में डिफॉर्मेशन कम होगा। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेंथ के। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स हो गए जो हमको फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम निकालें तो उससे यही निकलता है कि एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी, ये पहले तो आप ये समझ सकते हो ये डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, फ्लूइड क्या होता है, और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, और एक ये, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी पहली यूनिट की हम बात करें तो वो यहीं से शुरू होगी। ठीक है, जो आपकी यूनिट 1 की अगर हम बात करें, पहले तो अभी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया थोड़ा फ्लूइड का, अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, यूनिट 1 जो आपकी है वो यहीं से शुरू हो रही है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कम से कम एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, एक से ज्यादा भी आ सकता है, पर एक तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या होती है, सीधे हम टाइम वेस्ट करते बिना प्रॉपर्टीज के बारे में, आप जानते हो प्रॉपर्टी क्या होता है ना, तो डेंसिटी सबसे पहले आती है आपकी, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है ना। बेसिकली डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, रो से। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, किलो न्यूटन। मास की यूनिट आपकी किलो न्यूटन नहीं होती, यही यहाँ पे हम क्या करते हैं, गलती। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेट की यूनिट होती है आपकी किलो न्यूटन। ठीक है, या किलो न्यूटन भी नहीं होती, न्यूटन होती है। तो वेस आपकी मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट आप लिख लीजिए, पूछी जाती है एग्जाम में, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो क्या होती है यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। ठीक, इसकी डायमेंशन निकालते आती होगी आपको, डायमेंशन उम्मीद करता हूँ, अभी मैं आपको सिखा नहीं सकता। ठीक है, सीधे आप, वैसे आसानी होता है डायमेंशन निकालना। क्या होगा, एम एल टी लिख लो पहले, है ना, डायमेंशन निकालना है तो पहले आप एम एल टी लिख लो। अब मास 1 है तो m1 हो गया, लेंथ 3 है ना, लेकिन अपॉन में है तो -3 हो गया, और ये आपका 0। ये आपको निकालते आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। तो m1 l-3 और t0 होगा, तो t0 को आप नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, तो इसको आप अलग कर सकते हो। ठीक है, तो m1 और l की पावर -3, ये आपकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर आप कितना लेते हो, ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आपको डायरेक्ट पूछी जाएंगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे आया। तो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर अब मैं बात करूं एयर की, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर, तो डेंसिटी ऑफ एयर जो आपकी होती है वो 1.28 kg पर मीटर क्यूब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वो टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का रिलेशन नोट। ठीक है, तो इफ जो है आपका टी फॉर टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को, जैसे आप इसको एग्जांपल किससे ले सकते हो, बर्फ की से,
तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है वाटर की, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस हमारी पिघल जाती है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी गर्म करेंगे तो कोई भी चीज पिघलेगी, तो पिघलेंगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। किसी चीज को हम जमाएंगे, ठंडा करेंगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या होगा, घनत्व उसका बढ़ जाएगा ना, डेंसिटी क्या है आपका, घनत्व, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये पूरी बातें आपको पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितने किलो होते हैं, 0.1 kg होता है ना। ये आप घूम जाओगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि 1 न्यूटन में कितने किलो होते हैं। तो 1 kg में कितने न्यूटन हो जाएंगे, 1 kg में आपके 10 न्यूटन हो जाएंगे। तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना, तभी आप क्वेश्चन वगैरह में फंसोगे नहीं। तो डेंसिटी से मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट होती है केजी, और डेंसिटी मतलब घनत्व, कोई भी चीजें कितनी पास पास है ना, ये सब बेसिक चीजें, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी। केजी अपॉन मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाती है। डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, वाटर की पता होना चाहिए, एयर की पता होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी चीजें आपको पता है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। सेकंड हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पेसिफिक वेट के बारे में। सेकंड हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वेट के बारे में। अब स्पेसिफिक वेट के साथ साथ आपको वेट डेंसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। स्पेसिफिक वेट बोल लो चाहे वेट डेंसिटी बोल लो, दोनों चीजें क्या है, एक ही है। चाहे आप स्पेसिफिक वेट बोलो चाहे आप वेट डेंसिटी बोलो, इसको हम डिनोट करते हैं छोटे डब्ल्यू से। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, छोटे डब्ल्यू से। तो क्या होता है ये, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्या हो जाता है ये, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ऊपर मास अपॉन वॉल्यूम था, यहाँ वेट अपॉन वॉल्यूम है। ऊपर मास अपॉन वॉल्यूम था, नीचे वेट अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, तो वेट को आप क्या लिख सकते हो, देखो एक तो चीज आपको यहाँ पे और पता होना चाहिए। ठीक है, मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ जो मैं जब शुरुआत मैंने की थी प्रिपरेशन की, तो मैं जहाँ पे घूम जाया करता था। ठीक है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, तो मुझे भी समझ में नहीं आती थी बहुत सारी चीजें। तो देखिए, अगर बात करें हम किसके बारे में, वेट के बारे में, तो पहले ही आप यहाँ पे क्लियर कर लो कि वेट क्या होता है। वेट होता है आपका मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट को क्या लिख सकते हो आप, एम इंटू जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, ये आपका छोटा डब्ल्यू जो है वो स्पेसिफिक डेंसिटी है, सॉरी स्पेसिफिक वेट है या वेट डेंसिटी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो एम जी अपॉन वॉल्यूम। अब आपको ये एम अपॉन वी तो कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, है ना, इसको यहाँ पे लिख लो एम अपॉन वी, नहीं तो आप बोलोगे देखा ही नहीं है। एम अपॉन वी आपको अब क्या लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। तो एम अपॉन वी की जगह क्या लिख दो आप, इतना उठाओ, इतना, इतना उठाओ, और इसको क्या लिख सकते हो आप, रो लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया, रो इंटू जी। तो छोटा डब्ल्यू आपको क्या मिल गया, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा आपको, पर इतना यूज होगा आपका, ये हर जगह आपका ये यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसकी भी ऐसा यूनिट आप देख लो, क्या होगी ऐसा यूनिट, वेट क्या होता है आपका, किलो न्यूटन। वेट आपका किलो न्यूटन होता है, यहीं पे हम गलती कर देते हैं, वेट आपका किलो न्यूटन नहीं होता है, वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना। तो न्यूटन, ठीक है, अपॉन मीटर क्यूब। किलो न्यूटन मत याद रखिएगा, मास की यूनिट केजी होती है और वेट की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया इसलिए यहाँ पे कि 1 न्यूटन में 0.1 kg होते हैं, तो 1 kg में 10 न्यूटन होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गई इनकी ऐसा यूनिट। इसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन की। अब न्यूटन देखिए, इसको वैसे आपको निकालना हो ना, अगर अगर आप चाहते हैं कि आपको निकालना है, तो न्यूटन क्या होता है आपका, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, खैर अगर मैं फिजिक्स की क्लास होती तो मैं आपको और अच्छे से बता पाता।
डायमेंशन में कैसे निकालते हैं आपको पता होगा वैसे, है ना। न्यूटन क्या हो गया, फोर्स, फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे t-2 हो गया, ठीक है। मीटर क्या हो जाता है आपका, लेंथ, तो L1 हो गया। तो ये इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, m1 L1 t-2, और डिवाइड कर दिया हमने किससे, L3 से, क्योंकि मीटर क्यूब है। तो इसकी अल्टीमेट यूनिट क्या हो जाएगी, m1 L-2 t-2। समझे। चलिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमको न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो न्यूटन किसका क्या होता है, न्यूटन फोर्स होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मीटर क्यूब यानी कि लेंथ 3 बार, मीटर मीटर मीटर, तो लेंथ 3 बार, तो एल क्यूब हो गया। मास को हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम एल टी यही होता है ना, मास लेंथ टाइम, है ना। तो एम को क्या लिख लिया, यहाँ पे एम आ गया, सीधे मास ही था वो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे L3, तो मीटर को क्या लिख सकते हो आप, L लिख सकते हो। तो m इंटू एल, और सेकंड स्क्वायर को यहाँ पे नीचे लिख लो, है ना, L3 और t स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ। तो m1 L-2 बचेगा, एक L से एक L कट जाएगा, और t-2। तो यही इसकी क्या हो जाती है, डायमेंशन यूनिट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। डायमेंशन क्या हो गया इसका, m1 L-2 t-2। एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आपसे पूछा जाए अगर कि यूनिट वेट, इसको आप यूनिट वेट भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक वेट भी बोल सकते हो, वेट डेंसिटी भी बोल सकते हो, इसको यूनिट वेट भी बोल सकते हो। सॉइल में हम जब यूज करते हैं तो इसको यूनिट वेट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे हम इसको स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी बोल देते हैं, तो यूनिट वेट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यूनिट वेट या वाटर का यूनिट वेट कितना होता है, ठीक है। गामा डब्ल्यू आपने देखा होगा, सॉइल में काफी देखा होगा आपने। तो हम सॉइल में क्या लिख देते हैं, गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो वो कितना होता है 9.81। कैसे निकालते हैं, छोड़ो, अपन को नहीं पता कितना होता है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होगा आपका, रो इंटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है। ग्रेविटी कितनी होती है 9.81, तो कितना हो जाएगा 981 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट कर दिए किलोमीटर में, किलो न्यूटन में, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 981 न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन हम डिनोट किस में करते हैं, हमेशा किलो न्यूटन में करते हैं, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड, यूनिट वेट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो इन सब चीजों की और बात करते हैं हम जल्दी जल्दी। चलिए, तो नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा होता है किसका, डेंसिटी का। सीधे आप यहां पे लिख लो पहला पॉइंट, इनवर्स ऑफ डेंसिटी, इनवर्स ऑफ डेंसिटी पहला पॉइंट। तो क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो आप इसको, 1/डेंसिटी, 1/डेंसिटी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन केजी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, गैसेस के लिए, यूज फॉर गैसेस, गैसेस वगैरह के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। और अगर हम बात करें एयर के लिए, तो फॉर एयर ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.78 मीटर क्यूब पर केजी। बस गैस वगैरह के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में से नहीं बना है, हो सकता है बन जाए। हाँ, ये जरूर बना है कि स्पेसिफिक
मतलब न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं बना है, पर ये जरूर बना है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से आप यहाँ से बना सकते हो। चलिए अब यहाँ का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हमारा प्रॉपर्टी, वो है आपका कौन सा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका वेट डेंसिटी या यूनिट वेट या आप इसको स्पेसिफिक वेट बोलते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वेट डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं एस जी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम वैसे एस जी से ही डिनोट कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये एक तरीके का रेशियो होता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, आपका कैरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, पर किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, हम रेफरेंस में बात करेंगे वाटर के। आप कोई भी फ्लूइड लेके आ रहे हो पर हमारा रेफरेंस फिक्स है कौन, वाटर। तो अगर आप वाटर की निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्यों, क्योंकि हम रेफरेंस ऑफ वाटर ही बता रहे हैं। तो अगर हम कोई भी चीज रेफरेंस ऑफ वाटर बता रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या बोलना चाहिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या बोल रहा हूं मैं, गामा फ्लूइड अपॉन गामा वाटर। ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का छोटा सा फॉर्मूला। इसको अगर आप डिराइव करोगे तो क्या लिख देंगे हम, यूनिट, यहाँ पे आप एक बार काम करो, यहाँ पे यूनिट वेट भी लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। यूनिट वेट बोल रहा हूँ जो कि बार बार, ठीक है, बहुत नाम है इसके, तो यूनिट वेट बोल सकते हैं अपन। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे वाटर ऐसा वैसा वाटर नहीं, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री। अब क्यों ये मैं नहीं बता रहा हूं अभी आपको, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया आपका, गामा फ्लूइड अपॉन गामा वाटर, ठीक है। तो अगर आपको गामा फ्लूइड निकालना है, गामा फ्लूइड यानी यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड निकालना है, तो गामा फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा वाटर। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट आपको मैंने ये बता दिया। अगर आपको यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट बोल सकते हो, वेट डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुत सारे कि आपका अगर आपको यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड निकालना है और अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है तो उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9.81। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 9.81, बस सिंपल, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 9.81। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हो। वाटर के केस में क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाएगी, तो यही आ जाएगा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9.81 ही होता है ना। इस तरीके से आप यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे आपको मैं, अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिट वेट ऑफ केरोसिन बताओ, यूनिट वेट ऑफ केरोसिन बताओ मुझे, वाटर का यूनिट वेट आपको पता है 9.81 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी अभी मुझे याद नहीं है केरोसिन की कितनी है, पर मान लीजिए चलिए 14 है, ठीक है। तो आपको अगर यूनिट वेट ऑफ केरोसिन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 14 इंटू 9.81, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट वेट ऑफ केरोसिन आ जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड की तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेट ऑफ वाटर से,
तो आपको उसका यूनिट वेट पता चल जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको यूनिट वेट ऑफ कोई भी फ्लूइड निकालना है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको गिवन है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेट ऑफ उस पर्टिकुलर फ्लूइड का। अब कई बार एग्जाम में ना हमको होता है कंफ्यूजन बहुत सारा, क्योंकि अभी मैंने आपको यहां बोल दिया यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ना आप एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको जैसे यूनिट वेट है, तो यूनिट वेट क्या होता है आपका, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास इनटू ग्रेविटी ऑफ, एक मिनट, यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, रो इंटू जी लिखिए आप सीधे। रो इंटू जी हो गया आपका यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आपका जी से जी कट जाएगा। अब आप रो से रो मत काट देना, क्योंकि एक रो ऑफ वाटर है और एक ग्रेविटी तो सबके लिए सेम है, पर डेंसिटी सबके लिए सेम नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ वाटर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, नया फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये भी बन गया। कैसे आया ये फॉर्मूला, आपने यहाँ जो यूनिट वेट है ना, इसका फॉर्मूला रख दिया। यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड क्या होता है आपका, रो इंटू जी, तो रो इंटू जी ऑफ फ्लूइड अपॉन रो इंटू जी ऑफ वाटर। तो जी से जी कट जाएगा, क्योंकि 9.81 तो कट जाएगा, पर रो ऑफ फ्लूइड अलग है और रो ऑफ वाटर अलग है, रो ऑफ फ्लूइड अलग है और रो ऑफ वाटर अलग है। तो अगर आपको रो ऑफ फ्लूइड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रो ऑफ वाटर कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड। समझे? समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से मैंने आपका डेंसिटी का फॉर्मूला भी बना दिया इसको, है ना। कई बार आपसे डेंसिटी, कई हमेशा थोड़ी ना कि आपसे क्वेश्चन में यूनिट वेट ही पूछेगा, अगर डेंसिटी पूछेगा तो आप क्या करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको जैसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों चीजें एक ही है, क्योंकि ग्रेविटी से ग्रेविटी क्या हो गया, कट गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने अलग से ये पॉइंट आपको नोट कर दिया कि अगर आपको डेंसिटी के टर्म से बात करेंगे तो आप डेंसिटी के टर्म्स में भी बात कर सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी की, और अगर यूनिट वेट के टर्म से बात करना चाहूँ तो यूनिट वेट के टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, अगर बहुत तेज हो रहा है लेक्चर तो प्लीज आप इसे धीमा करके देखिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी काफी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे हम, तो वो वैसे क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसको हमने फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, तो मास इन सॉरी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के टर्म्स में यहाँ पे मैंने आपको डिराइव भी किया था कि डेंसिटी इंटू ग्रेविटी कैसे आया, है ना। ये डेंसिटी इंटू ग्रेविटी कैसे आया, तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के टर्म में हम लेकर आए इसको, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो यहां से हमने ये निकाल दिया। अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है पता है, ये सब पढ़ने का, कि हमको कोई भी अननोन फ्लूइड का या तो डेंसिटी निकालना, उसका घनत्व निकालना है, या उसका यूनिट वेट निकालना है। ठीक है, या तो घनत्व निकालना है या तो यूनिट वेट निकालना है, इसीलिए हम ये फॉर्मुलेस पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी आपको, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ोगे, तो अगर आपके पास कैरोसिन है, वाटर है, मरकरी, कैरोसिन है, पेट्रोल है, मरकरी है, ग्लिसरीन है, तो इनकी डेंसिटी आपको निकालनी होती है, क्योंकि वाटर की हमें पता होती है। तो इनकी डेंसिटी निकालने के लिए यह सारे फॉर्मुले हमको यूज होते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम होता है, वो कुछ इसी तरीके से फ्रेम होता है कि आपको वाटर की डेंसिटी दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, और आपको डेंसिटी निकालनी होगी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप, अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा डीप में नहीं जाते इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीजें जो यहाँ से बन सकती थी, सारे फॉर्मुले मैंने आपको यहाँ पे बना दिए। ठीक है, चलिए, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बन सकती थी वो सारी बना दी मैंने। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या समझा कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन वाटर।
कि कोई भी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो किसके साथ डील कर रही है, फोर्सेस की स्टडी के मतलब फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, साथ में उसका पानी के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उस फोर्स का, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वाटर। तो पानी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हमको यहाँ पे समझनी होती हैं। स्टैटिक, जब पानी हमारा आराम कर रहा है यानी शांत है। दूसरा काइनेटिक्स, यानी पानी तो हमारा चल रहा है। देखिए मैंने कैसे याद किया था काइनेटिक्स को, तो काइनेटिक्स यानी ओनली मोशन। ठीक है, फोर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने याद किया था कि पहले के टाइम पे एक काइनेटिक गाड़ी आती थी, आपने भी सुना होगा, मोपेड आती थी काइनेटिक। तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक चलती, मतलब गाड़ी है तो चलेगी, है ना। तो इसमें भी सिर्फ क्या है, पानी चल रहा है, सिर्फ चलने से हमको मतलब है। कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो अगर फ्लूइड सिर्फ मोशन में है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक। अब कौन उसका मोशन कर रहा है, कौन उसको आगे बढ़ाया, वो फोर्स को भी अगर हम कंसीडर करें तो डायनेमिक। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड आपका दो तरीके का होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। जो भी हमारा बह पाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ठीक है, जो भी बह सकता है उसे फ्लूइड बोलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये है कि भाई साहब, फ्लूइड स्ट्रेस जो होता है वो चेंज इन स्ट्रेस के, सॉरी, फ्लूइड स्ट्रेस जो टाउ है वो चेंज ऑफ स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपकी यूनिट 1 मैंने शुरू की थी, शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, शुरू में अगर आप यहाँ पे चाहो तो यूनिट 0 डाल सकते हो। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है यहाँ पे। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पे सीधे आ गए थे। तो प्रॉपर्टीज में अभी थोड़ा सा बचा है, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं प्रॉपर्टीज में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बची है फ्लूइड की, जो कि है विस्कोसिटी, है ना, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने बात की डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। केजी पर मीटर क्यूब यूनिट होती है। ये सब चीजें जो मैंने बताई सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, रिलेशन विथ टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद वेट क्या हो गया आपका, मास इनटू ग्रेविटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेट क्या होता है आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वैसे अभी मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जैसे ही बन जाएंगे आपके, तो वैसे आप चाहो तो नहीं भी लिखो, पर चाहो तो आप लिख भी सकते हो सारी चीजें। ठीक है, छोटी छोटी जो चीजें हैं। फिर इसके बाद आपका इनवर्स ऑफ डेंसिटी क्या हो जाता है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार नजर मार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने बना दिए हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, अब सारी चीजें इसमें यहाँ से आपको याद रखनी है, जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें बताए स्पेसिफिक ग्रेविटी में, आप सारी ही पॉइंट याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए। गामा डब्ल्यू क्या है आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और गामा फ्लूइड आपका क्या है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। चलिए, इसके बाद लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टीज है उसको कंप्लीट करें। थोड़ा सा बड़ा है प्रॉपर्टीज, और फिर हम पहली यूनिट जो हमारा मतलब प्रेशर मेजरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे and always keep smiling and keep revising.